Hello everyone, I welcome you all as we are discussing the question papers of electrician trade. So, first year electrician set number 3. चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ. व्हाट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आर रिलेटेड विद द ओम्स लॉ. ओम के नियम से कौन सी विद्युत राशियां संबंधित है. ओम का नियम क्या होता है? V इक्वल टू आई आर, यानी कि वोल्टेज, करंट और ये क्या है? रेजिस्टेंस. ठीक है, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध है ना. तो इसमें कौन से ऑप्शन अप्रोप्रिएट हैं? अब करंट, रेजिस्टेंस एंड पावर ये नहीं है, करंट वोल्टेज रेजिस्टिविटी नहीं है, करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस, ये ऑप्शन सही होगा है ना. तो आंसर क्या हो जाएगा? A3. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता क्या होती है? प्रतिरोधकता होती है रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल पर यूनिट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया. मतलब प्रति इकाई लंबाई और प्रति इकाई क्षेत्रफल के जो प्रतिरोध होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता बोलते हैं. तो हम देखते हैं रेजिस्टेंस किन चीज़ों पर डिपेंड करता है. तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. ऐसे ही एरिया अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा. यानी कि एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. यानी कि इसकी क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती. अब हम इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन में ए. अब जब भी ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आएगा है ना. तो इसको बोलेंगे आर इक्वल टू रो एल अपॉन में ए. और ये रो जो है ये क्या है? यही है रेजिस्टिविटी है ना, रेजिस्टिविटी. तो यहाँ से इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? रो इक्वल टू आ जाएगा आर ए अपॉन में एल. अब इसकी यूनिट निकालेंगे है ना. तो इसकी यूनिट निकालने के लिए अब इसकी यूनिट निकालेंगे यहाँ से. तो क्या हो जाएगा? देखो इसी फॉर्मूले से देखेंगे. रो इक्वल टू आर की यूनिट क्या है? ओम इंटू एरिया लेंथ का स्क्वायर अपॉन में एल. तो एक एक एल से एक एल कट जाएगा तो क्या बचेगा? ओम मीटर. तो ये रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम मीटर. अब देखते हैं ऑप्शन क्या है. ऑप्शन में ये रहा ओम मीटर है ना. तो आंसर ये हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज एन एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट. सीरीज सर्किट का क्या उपयोग है? वोल्टमीटर कनेक्शन, लाइटनिंग सर्किट्स इन होम, घर में लाइटनिंग सर्किट के लिए, शंट रजिस्टर इन अमीटर, अमीटर में शंट रजिस्टर के लिए, या मल्टीप्लायर रजिस्टर ऑफ वोल्टमीटर. इसका आंसर होगा मल्टीप्लायर रजिस्टर ऑफ वोल्टमीटर, क्योंकि एक आदर्श वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए. दो चीजें यहाँ से याद रख लेना. अब यहाँ से दो क्वेश्चन और बनते हैं. रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर ये कितना होता है? 0. और दूसरा होता है रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, ये कितना होता है? इनफाइनाइट. ये दो और होना चाहिए. तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए. और आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए. तो वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए मल्टीप्लायर के रूप में किसका यूज होता है? सीरीज सर्किट का यूज होता है, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस को क्या करते हैं? डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सर्किट इफ पॉइंट्स ए बी आर शॉर्टेड एज शोन इन फिगर. यदि बिंदु ए बी को चित्र में दर्शाए अनुसार शॉर्ट कर दिया जाए जो परिपथ का प्रभाव क्या होगा? ये पॉइंट ए और ये बी अगर इनको शॉर्ट कर दें, इन दोनों को अगर मान लो शॉर्टिंग कर देते हैं तो परिपथ का रेजिस्टेंस क्या होगा? ये तीनों बाईपास हो जाएंगे. बाईपास हो जाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा है ना. तो आंसर क्या हो जाएगा? ये रहा, सर्किट रेजिस्टेंस विल बिकम्स 0. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन ओपन सर्किट. एक खुले सर्किट के प्रतिरोध का मान क्या है? खुले सर्किट के प्रतिरोध कितना होगा? इनफाइनाइट होगा, अनंत हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रजिस्टर कैरीज द लोवेस्ट करंट इन पैरेलल सर्किट हैविंग द वैल्यूज ऑफ 50 ohm, 220, 450, 560 इफ कनेक्टेड विद द सप्लाई. यदि आपूर्ति के साथ जुड़ा हो तो कौन सा अवरोधक 50, 220, 450 और 560 के मान वाले समांतर सर्किट में सबसे कम धारा प्रवाहित करता है? तो देखो क्या दिया है? समांतर सर्किट यानी पैरेलल सर्किट दिया है. पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ते हैं? पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस को जोड़ने के लिए कुछ इस तरह से डायग्राम बनता है. कितने? 4 रेजिस्टेंस है ना. 4 रेजिस्टेंस है तो हम इसको बना लेते हैं 4 ब्रांचेस में.
ये कुछ इस तरह से जुड़े होंगे, ठीक। ये फिर किसी एक पॉइंट पर जोड़ के फिर यहाँ से फर्दर सर्किट कंप्लीट होगा। तो मान लो ये 50 ओम है, ये 220 और ये 450 और ये 560। तो ये सब, अब यहाँ पर क्या होता है, मान लो इस पूरे सर्किट में करंट आई फ्लो हो रहा है। अब ये आई इस नोड पे आके, मान लो ये नोड ए और ये नोड बी, तो नोड ए पर आकर ये आई जो है ये डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर मान लो I1 है, यहाँ पर I2, यहाँ पर I3 और यहाँ पर मान लो I4 है। तो अब ये वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, 560 ओम है। तो ऑब्वियसली ये वाले में करंट की वैल्यू कम होगी, तो इसमें क्या होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी, मिनिमम होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा A4, ठीक है ना, क्योंकि ये वाली ब्रांच सबसे कम सर्किट में करंट फ्लो करेगी, ठीक है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। धारिता की इकाई क्या है, धारिता की इकाई क्या होती है, फेरड होती है। ये तो याद रखना पड़ेगा सीधे, ठीक है ना, ये फेरड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर अफेक्ट्स द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। विद्युत चुंबक की ध्रुवता को कौन सा कारक प्रभावित करता है। पोलैरिटी या ध्रुवता किसको बोलते हैं, मैग्नेट के केस में पोलैरिटी या ध्रुवता का मतलब होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आइडेंटिफाई करना। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट के केस में पोलैरिटी का मतलब होता है पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल को आइडेंटिफाई करना, ठीक है ना। तो देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में पोलैरिटी कैसे डिसाइड होती है। मान लो ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट है, फॉर एग्जांपल इस तरह से कुछ ले लेते हैं, ये इसके ऊपर मान लो कोई कॉइल को लपेटा गया है और इसमें करंट फ्लो की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। तो अगर मान लो ये डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है, मान लो ये इस तरह से क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है, तो ये देखो एस तरह एस के जैसा बन गया है। तो याद रखने के लिए ये हो जाएगा एस पोल, ये होगा नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये हो जाएगा नॉर्थ पोल। ऐसे ही अगर मान लो ये डायरेक्शन इसकी अपोजिट है, ये इस तरह से है, मान लो ये डायरेक्शन इधर इस तरह से है, इस तरह से है, तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, ये यानी कि ये इसका जस्ट अपोजिट ये, यानी कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज है तो ये हो जाएगा नॉर्थ पोल और ये हो जाएगा साउथ पोल। ये क्लॉकवाइज और ये काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, इसको बोल दिया घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है ना। ये इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। तो ये अब इसमें देखो, इसमें क्या है, कौन सा कारक प्रभावित करता है, तो कॉइल की लंबाई, लंबाई का इससे कोई लेना देना नहीं, यहाँ लंबाई से कोई लेना देना नहीं है, तो लंबाई का कुछ नहीं है इसमें। डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन तय कर रही है कि एस पोल ये होगा या ये होगा, ठीक है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, धारा की दिशा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमियंस। परमियंस क्या होता है, परमियंस का मतलब होता है हाउ इजीली द मैग्नेटिक फ्लक्स कैन पास थ्रू अ मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो किसी भी मटेरियल से कितना इजीली पास हो सकता है, ये दर्शाता है परमियंस। तो परमियंस पी होता है, परमियंस पी का जो फॉर्मूला है वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन में एमएमएफ, यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है, वेबर, और एमएमएफ की यूनिट क्या है, एम्पियर टर्न्स, है ना, टर्न्स। तो वेबर अपॉन में एम्पियर टर्न्स, ये आंसर, सॉरी ये वाला वेबर अपॉन में एम्पियर टर्न्स, ये होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूल इज अप्लाइड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स इन अ सोलेनॉइड कोइल। सोलेनॉइड कोइल में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। कॉर्क स्क्रू नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो इसमें लागू होता है पाम रूल, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा राइट हैंड पाम रूल। ये कैसा होता है, जैसे मान लो ये आपका हाथ है ना, ये आपका हाथ है, मान लो ये इस तरह से। तो अगर मान लो ये करंट की डायरेक्शन है, ये फील्ड की डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये क्या बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन। तो ये रूल अप्लाई होता है काई के लिए, सोलेनॉइड कोइल के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन बी एच कर्व शोन इन फिगर। चित्र में दर्शाए गए अनुसार बी एच वक्र में एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो देखो ये चित्र कौन सा, ये बी एच कर्व है। ये क्या बताता है कि ये किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के बारे में जानकारी देता है। तो देखो यहाँ से कोई मटेरियल को मैग्नेटाइज किया और फिर ये यहाँ से डीमैग्नेटाइज हुआ, तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स के अलग अलग नाम है। जैसे कि ये जो दोनों पॉइंट है ये सेचुरेशन पॉइंट है ना,
सेचुरेशन पॉइंट्स, ठीक है। ये भी सेचुरेशन है, सेचुरेशन पॉइंट, और एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी, और ये है कोअर्सिविटी जिसकी ये बात कर रहा है, कोअर्सिविटी। रिटेंटिविटी का मतलब होता है कितनी देर तक कोई मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को होल्ड कर सकता है, और कोअर्सिविटी का मतलब होता है कि इस रिटेंटिविटी को रिमूव करने के लिए कितना फोर्स लगेगा इस मटेरियल को वापस डीमैग्नेटाइज करने के लिए, है ना। क्योंकि H जो है ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इधर है B, ये B है, यहाँ पे B है इंटरनल मैग्नेटिक फ्लक्स, इंटरनल मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस तरह से इस डायग्राम को पूरा समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, तो ये क्या है, कोअर्सिविटी, ठीक है ना। तो आंसर ये हो जाएगा ए, निग्राहिता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस, रिलक्टेंस की इकाई क्या है। रिलक्टेंस क्या है, परमियंस का जस्ट उल्टा, है ना, परमियंस का जस्ट उल्टा रिलक्टेंस है। तो परमियंस की यूनिट क्या थी, परमियंस की यूनिट थी वेबर पर एम्पियर टर्न, है ना। तो इसकी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर टर्न्स अपॉन में वेबर, ठीक है ना। तो क्या आंसर होगा, एम्पियर टर्न्स अपॉन में वेबर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which defines that the flux density is always lagging behind the magnetic force, कौन यह परिभाषित करता है कि फ्लक्स घनत्व सदैव चुंबकीय बल से पीछे रहता है। ये नियम किसका है, हिस्टेरेसिस का है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है, या रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। तो ये सिद्धांत किसका है, ये है हिस्टेरेसिस का नियम, ठीक। नेक्स्ट यूनिट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या है, टेस्ला, वेबर, वेबर पर मीटर, या एम्पियर टर्न्स, ठीक है ना। तो देखते हैं, फ्लक्स डेंसिटी जो होती है वो होती है, फ्लक्स डेंसिटी बी इक्वल टू होता है फाई अपॉन में एरिया, है ना। तो इसकी यूनिट होती है वेबर, और इसकी यूनिट है स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। तो 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर को बोलते हैं 1 टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर चेंजेस द परमिएबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, कौन सा कारक किसी पदार्थ की पारगम्यता को बदलता है, लेंथ, फ्लक्स डेंसिटी, डायमीटर, या क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका आंसर होगा फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स घनत्व एक ऐसी चीज है जो किसी भी पदार्थ की परमिएबिलिटी को चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस इफ डिस्टेंस बिटवीन द टर्न्स इंक्रीजेस, यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो प्रेरकत्व का क्या प्रभाव होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, बिकम जीरो, शून्य हो जाएगा, या समान रहेगा। इसका आंसर होगा घटेगा, डिक्रीज, ठीक है ना, ये होगा इसका आंसर। यदि नंबर ऑफ टर्न्स के बीच, जैसे ये नंबर ऑफ टर्न्स है, इनके बीच की जो डिस्टेंस बढ़ जाती है तो जो इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज सर्किट का अनुप्रयोग कौन सा है, विच इज एन एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। ये फ्यूज में यूज होता है, फ्यूज इन सर्किट, या वोल्टमीटर कनेक्शन में, घरों के बिजली का लैंप, या अमीटर में शंट प्रतिरोध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा फ्यूज इन सर्किट, ठीक है ना, फ्यूज इन सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा। तो देखो, रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, क्या होता है, क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ना, ये आंसर। विच मटेरियल इज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है, जल, तांबा, बिस्मथ, या ग्रेफाइट। तो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं मैग्नेटिज्म के आधार पे। एक होते हैं डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय यानी कि ये क्या होता है, चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, चुंबक से हल्के प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित। दूसरे होते हैं पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक यानी कि हल्के आकर्षित, हल्के आकर्षित, इनको बोलते हैं
अनुचुंबकीय, और तीसरे होते हैं फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक यानी कि लो चुंबकीय। लो चुंबकीय क्या होते हैं? मजबूती से आकर्षित होने वाले, है ना, चुंबक की ओर मजबूती से आकर्षित होने वाले, चुंबक की ओर मजबूती से आकर्षित होने वाले, मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये होते हैं फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक जो चुंबक से हल्के आकर्षित होते हैं, और डायामैग्नेटिक मतलब चुंबक से हल्का प्रतिकर्षण प्रदर्शित करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है पैरामैग्नेटिक के बारे में। विच मटेरियल इज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस? तो पैरामैग्नेटिक कौन सा है इसमें से? ये बिस्मथ, ग्रेफाइट, ये सब क्या है? ये सब डायामैग्नेटिक है, लेकिन ये क्या है? ये तांबा हल्का आकर्षित होता है ना, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द एयर कैपेसिटर्स आर यूज्ड? एयर कैपेसिटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? इन VHF यूनिट, VHF यूनिट में, इन ऑसिलेटर, ऑसिलेटर में, इन लाउड स्पीकर, और इन रेडियो रिसीवर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रेडियो रिसीवर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द डायामैग्नेटिक सब्सटेंस? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन से हैं? तो प्रतिचुंबकीय मैंने कहा जो चुंबक के प्रति हल्का प्रतिकर्षण प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें से आंसर होगा लकड़ी, निकिल, प्लेटिनम या मैंगनीज। तो इसका आंसर हो जाएगा वुड, है ना, लकड़ी। लकड़ी हल्का प्रतिकर्षण यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत मजबूती से प्रतिकर्षित, हल्का प्रतिकर्षण प्रदर्शित करेंगे तो भी वो काई में आएंगे? डायामैग्नेटिक में आएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एडी करंट? कौन सी विद्युत राशि भंवर धारा के सीधे अनुपातिक है? वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी या प्रतिरोध? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। डायरेक्ट एडी करंट से रिलेटेड कौन सा है? सीधे ही फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एडी करंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज इलस्ट्रेटेड एज शोन इन फिगर? चित्र में चुंबक का कौन सा गुण दर्शाया गया है? तो देखो ये क्या है? ये डायरेक्शन को बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? दिशात्मक गुण हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस? कौन सा अर्धचुंबकीय पदार्थ है? अर्धचुंबकीय पदार्थ कौन सा होगा? वायु, स्टील, कांच या जल? तो इसका आंसर हो जाएगा एयर। ठीक है ना, एयर क्या है? अर्धचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक है ये। मैग्नेटिज्म हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर इन द व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा कब प्रवाहित होगी? है ना, ये देखो हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन में डिफरेंस है। नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर इन द व्हीटस्टोन ब्रिज, करंट कब प्रवाहित नहीं होगा, और हिंदी में कब प्रवाहित होगा। तो अगर ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो तो हमें इंग्लिश प्रेफर करना है। तो नो करंट कब होगा? नो करंट कब होगा? जब क्या होगा? व्हीटस्टोन ब्रिज जब जो व्हीटस्टोन सेतु जो है वो क्या होगा? संतुलन की स्थिति में होगा, बैलेंस्ड कंडीशन में होगा। ठीक है ना, उस कंडीशन में क्या होगा? गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो इन बैलेंस कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इन व्हीटस्टोन ब्रिज एट बैलेंस्ड कंडीशन? बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि बैलेंस कंडीशन में नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से संतुलन की स्थिति में कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा, है ना। तो हाई डिफ्लेक्शन, लो डिफ्लेक्शन, शून्य विक्षेपण, ये हो जाएगा नील डिफ्लेक्शन। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कंडक्टर एज इट्स डायमीटर इज डबल्ड? कंडक्टर का व्यास दोगुना होने पर उसके प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा? तो अगर व्यास दुगुना कर देंगे तो पहले हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A होता है, ये लेंथ है, ये एरिया है। तो जब डायमीटर डबल करेंगे तो एरिया पर क्या इफेक्ट आएगा, ये हमें देखना पड़ेगा। तो देखो एरिया क्या होता है? π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो मान लो पहले एरिया A1 था और डायमीटर मान लो इसका D था, D1 था। तो दूसरी बार में डायमीटर डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? एरिया π/4 इंटू 2d1 का स्क्वायर। तो A2 क्या निकलेगा? π/4 इंटू 4d1 स्क्वायर। 4 से 4 मान लो कैंसिल हो जाएगा, तो A1 बटे A2 निकालेंगे, यहाँ से दोनों एरिया का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? π/4 d1 स्क्वायर अपॉन में पाई इंटू d1 स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? 1/4 बचेगा।
A2 इक्वल टू 1/4, तो यानी कि क्या आएगा, A2 जो आएगा वो क्या आएगा 4A1, यानी कि एरिया 4 गुना हो गया, एरिया 4 गुना हो गया और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा R2 क्या होगा, मान लो ये R1 रेजिस्टेंस है तो R1 इंटू 1/4, रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा, 4 गुना तक घट जाएगा, ये आंसर होगा, ठीक है ना, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ रजिस्टर बाय यूजिंग कलर कोडिंग मेथड, रंग कोडिंग विधि द्वारा प्रतिरोध के मान की गणना कीजिए। तो देखो इसमें एक टेबल है, वो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, उसका कोड है याद रखने का, तो वो पूरी टेबल आपको याद होना चाहिए। उसमें एक कलर दिया है, पहले वाले कॉलम में कलर है, दूसरे में उसके सिग्निफिकेंट नंबर दिए हैं। तो हर कलर का एक सिग्निफिकेंट नंबर है, उससे इसकी वैल्यू पता करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, इसमें मान लो पहला कलर दिया है रेड, तो रेड के लिए जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो है 2। फिर दूसरा है ब्लू, ब्लू के लिए जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो है 6, और तीसरा जो नंबर है वो 10 की पावर में आएगा। तो ऑरेंज के लिए जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो 3 है, तो 3 10 की पावर में लिखना है। फिर प्लस माइनस सिल्वर बैंड है, तो इसकी इम्प्योरिटी का लेवल है, तो सिल्वर है तो 10%, और अगर गोल्ड है तो 5%, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस 10%, तो ये वैल्यू होगी इसकी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा ये होगा, ठीक, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द ओम मीटर इज ग्रेजुएटेड विद नॉन लीनियर स्केल, ओम मीटर को गैर रेखिक पैमाने के साथ क्यों वर्गीकृत किया जाता है। तो ये स्केल ऐसे नॉन लीनियर मतलब ऐसे ऐसे सीधी भी तो हो सकती थी, ऐसे वक्राकार में क्यों है। तो इसका कारण है कि करंट और रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना, क्योंकि जो करंट है वो प्रतिरोध की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आंसर होगा इसका, है ना, तो दिस विल बी द आंसर, करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, करंट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बाय कलर कोडिंग मेथड, रंग कूट विधि, फिर से वही कलर कोडिंग वाला क्वेश्चन। तो पहला कलर है रेड, दूसरा ग्रीन, फिर गोल्ड, इसमें इंप्योरिटी का लेवल गोल्ड दे दिया, और तीसरा जो कलर है वो ऑरेंज है, वो सेम है। तो पहला कलर रेड, रेड के लिए तो 2 आएगा ही आएगा, है ना, 2। फिर ग्रीन के लिए जो नंबर है वो क्या है 5, है ना, तो ये 5 आ जाएगा, इंटू 10 टू द पावर कितनी होगी, ऑरेंज के लिए फिर से 10 टू द पावर 3 होगा, परंतु इंप्योरिटी का लेवल क्या है, गोल्ड है, गोल्ड है तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5% इंप्योरिटी के साथ लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आंसर, कितना होगा, ये वाला A3, ठीक है, ये आंसर होगा इसका। तो इस तरीके से इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ रजिस्टर इफ द इट्स रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो देखो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंज होगा, तो ये इसमें क्या दिया, टेम्परेचर के साथ चेंज होगा, लेकिन क्या होगा, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसा कौन सी चीज़ है जिसका जो रेजिस्टेंस है यानी कि प्रतिरोध है वो तापमान के साथ बढ़ता है। तो एक तो वेरिएस्टर, वेरिएस्टर क्या है, वेरिएस्टर का मतलब होता है वोल्टेज डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस डिपेंड्स विद वोल्टेज, डिपेंडेंट ऑन, ये वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस एक्चुअल में, है ना। तो ये क्या है, आर डिपेंड्स ऑन वोल्टेज, इसको बोलते हैं वेरिएस्टर, मतलब वोल्टेज के साथ अगर प्रतिरोध परिवर्तित होता है तो उसको बोलते हैं वेरिएस्टर। हाँ, सेंसिस्टर क्या होता है, सेंसिस्टर में अगर टी बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है ना, टी क्या होता है, इंक्रीज होता है, सॉरी, टी बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और ये क्या बोल रहा है, बढ़ता है, प्रतिरोध का मान बढ़ता है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंसिस्टर, है ना, सेंसिस्टर। परंतु यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूजन होता है थर्मिस्टर के साथ, क्योंकि थर्मिस्टर को लोग सोचते हैं कि थर्मिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, लेकिन चेंज में वो डिक्रीज होता है ना, तो टी डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन, इसको इस तरह से लिखते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा। तो ये क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ऋणात्मक ताप गुणांक। और ये क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसका टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम होता है। फिर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर में भी क्या होता है, लाइट के साथ, मतलब जैसे ही फोटोन या लाइट बढ़ती है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना, तो ये होता है, ठीक, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टर R2 इन द सीरीज सर्किट। तो R2 में वोल्टेज ड्रॉप कितना है, ये वाले में वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं, टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस
का जो रेशो होता है वही पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस और वोल्टेज का रेशो होता है। मतलब जैसे कि मान लो V टोटल अपॉन में R टोटल इक्वल टू होता है V उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज है और उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो देखो टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज V टोटल दिया है कितना 50 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये सारे सीरीज में तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, तो 100 200 300 और 400, 100 और 200 300 300 300 600 और 400 कितना हो जाएगा 1000, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1000 इक्वल टू ये किस वोल्ट इसमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो ये तो हमें निकालना है, और पर्टिकुलर वोल्टेज किसकी बात हो रही है, इस R2 की बात हो रही है, तो R2 की जो वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी, है ना। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये तो यहाँ से VI की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये 10, तो ये 10 वोल्ट निकल के आ जाएगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा, है ना। तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है ना, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग 1 ओम टू 1 मेगा ओम रेंज रेजिस्टेंस। 1 ओम से 1 मेगा ओम रेंज रेजिस्टेंस को नापने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, सब्सटीट्यूशन मेथड, केल्विन ब्रिज मेथड, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड या वोल्टमीटर एंड अमीटर मेथड। तो देखो इनमें जो यूज होगी वो होगी व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड ही ऐसी है जो 1 ओम से 1 मेगा ओम तक के रेजिस्टेंस को हम वैल्यू मेजर कर सकते हैं। ये मेथड क्या है, ये इतना एक्यूरेट नहीं है ना, तो नॉट सो एक्यूरेट, है ना। और ये लेस देन 1 ओम को मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं, केल्विन ब्रिज मेथड का। और इसमें क्या होता है, इसमें इंस्ट्रूमेंट एरर आने के चांसेस रहते हैं, है ना। इंस्ट्रूमेंट एरर के कारण इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये 1 ओम से कम के नीचे, और ये भी थोड़ा इनएक्यूरेसी शो करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, तो इसका हम यूज करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the purpose of the shunt resistor R2 used in series type of ohm meter circuit? श्रेणी प्रकार के ओम मीटर सर्किट में प्रयुक्त शंट प्रतिरोधक R2 का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा, सर्किट में करंट को सीमित करने के लिए, मीटर प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए, पॉइंटर की शून्य स्थिति को समायोजित करने के लिए, सर्किट में अत्यधिक करंट को रोकने के लिए। तो इसका आंसर होगा एडजस्ट द जीरो पोजिशन ऑफ द पॉइंटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी काजेस फॉर द हीट जनरेशन इन कंडक्टर। कौन सी विद्युत की राशि किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न करने का कारण बनती है। तो देखो हीट का फार्मूला क्या होता है, H इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT, ठीक है ना। यहाँ पे I क्या है, करंट, R क्या है, रेजिस्टेंस, और T क्या है, टाइम, कितने टाइम तक करंट फ्लो हुआ। तो ये I स्क्वायर ही मेन रीजन हीट प्रोड्यूस होने का ना, तो क्या हो जाएगा, धारा का वर्ग, तो ये आंसर होगा स्क्वायर ऑफ द करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चेंज इन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डबल्ड। अब इसने डायरेक्ट ही बोल दिया कि उसका जो क्षेत्रफल दोगुना कर देंगे, क्षेत्रफल दोगुना कर देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो गुने से कम हो जाएगा, है ना, डिक्रीज 2 टाइम्स, तो ये आंसर हो जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में उसने डायमीटर बोला, तो डायमीटर से हमने एरिया निकाला था, तो एरिया 4 गुना बढ़ गया था, 4 गुना अगर बढ़ गया था एरिया, तो रेजिस्टेंस 1/4 कम हो गया था। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उसने क्या बोला, क्षेत्रफल को दुगना किया, क्षेत्रफल का दुगना किया तो रेजिस्टेंस R2 क्या होगा, R1/2 हो जाएगा, 2 गुने से कम हो जाएगा। वहां पर क्या था, R2 इक्वल टू R1/4 हो गया था, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ये वही वाला क्वेश्चन है, LDR, है ना। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है तो रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस आएगा। तो LDR रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर मान लो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है तो LDR रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो क्या होता है, कम हो जाएगा, तो क्या होगा, डिक्रीज, घटता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस वैल्यू इन द सर्किट। अब ये देखो कैसे जुड़े हैं, ये सीरीज सर्किट है ना, सीरीज में जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं, और सीरीज में जो कैपेसिटर है वो कैसे जुड़ते हैं, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस तरह से जोड़ेंगे इसको। तो टोटल जो कैपेसिटेंस आएगा वो क्या आएगा, 1/30 प्लस 1/10 प्लस 30, ठीक है ना। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 1/C इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30, तो 1 + 3 + 1, तो कितना होगा, 1/C इक्वल टू होगा
5/30 कितना हो जाएगा 1/6, यानी कि C = कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफेरेड, है ना। तो ये आंसर होगा इसका। सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होती है, पानी की जो टेम्परेचर उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट लग रही है ना, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1, ठीक है ना, अपन 1 लेते हैं इसको 1, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का क्वथनांक क्या है, बॉइल होना मतलब कितने डिग्री पर पानी उबल जाता है, तो ये सबको ही मालूम है, जग जाहिर क्वेश्चन है ये तो, है ना। 100 डिग्री पर पानी क्या होता है, बॉइल होने लगता है, उबलने लग जाता है, तो ये हो जाएगा A3 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया 625 स्क्वायर mm। एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 वर्ग मिलीमीटर। ये WCS का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसमें क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है और हमें भुजा निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है A², और ए का वैल्यू कितना दिया है हमें, ए का वैल्यू दिया है 625, सॉरी एरिया दिया है 625 स्क्वायर mm। तो 625 = A², भुजा निकालना है तो क्या हो जाएगा 625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 20 और 18 है ना। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ आर 20 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, क्या होता है फार्मूला पेरीमीटर का, 2L + B, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 2 × L + B कितना हो जाएगा 20 + 18, 2 × 20 + 18 कितना होगा, तो आंसर क्या आएगा, तो ये होगा 76, ठीक है ना, तो ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट ऑर्डर लीवर। फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है, अ व्हील बैरो, पेयर ऑफ साइसर्स, फायर टोंग्स या लाइम स्क्वीजर। अब देखो जो लीवर हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला है फर्स्ट ऑर्डर लीवर में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर में जैसे मान लो ये कोई लीवर है तो यहाँ पर है लोड और यहाँ पर आएगा एफर्ट, है ना, एफर्ट E बोल दिया मान लो, और बीच में रहेगा फलक्रम, ये है फलक्रम, ठीक है ना। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर लीवर। सेकंड ऑर्डर लीवर में क्या है, सेकंड ऑर्डर लीवर में इसमें ये है फलक्रम और यहाँ है लोड और यहाँ आएगा एफर्ट, तो ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर। और थर्ड ऑर्डर में क्या है, थर्ड ऑर्डर में है ये है लोड, ये है एफर्ट और ये आएगा फलक्रम, ठीक है ना। ये 3 टाइप के लीवर होते हैं, ये है थर्ड ऑर्डर लीवर। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर लीवर। फर्स्ट ऑर्डर लीवर मतलब फलक्रम बीच में होना चाहिए, फलक्रम बीच में होना चाहिए, तो व्हील बैरो में नहीं होता। ये एक लोडिंग जैसी ट्राली होती है, इस तरह की ट्राली, है ना, लोड उठाने की, ये इस तरह की ट्राली, यहाँ पहिया रहता है और इसमें इस तरह की ट्राली होती है, इसको बोलते हैं व्हील बैरो। तो इसमें फलक्रम फ्रंट में आ गया तो ये नहीं होगा। साइसर्स मतलब संदासी, तो देखो ये इस तरह का, तो ये फलक्रम बीच में आ गया, तो यही तो हमें चाहिए, यही पूछ यही रहा है ना। फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर में फलक्रम बीच में होना चाहिए, फलक्रम बीच में है तो क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा इसका, है ना, पेयर ऑफ साइसर्स। फायर टंक्स में नहीं होगा, फायर टंक्स में जो फायर टंक्स है ये थर्ड ऑर्डर लीवर होगा, फायर टंक्स और लाइम स्क्वीजर दोनों थर्ड ऑर्डर, है ना, थर्ड ऑर्डर लीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द एग्जाम्पल फॉर सेकेंड ऑर्डर लीवर। द्वितीय ऑर्डर लीवर का उदाहरण कौन सा है, तो कॉमन बैलेंस, पेयर ऑफ साइसर्स, बॉटल ओपनर। देखो सेकंड ऑर्डर में क्या है, सेकंड ऑर्डर में ऐसा है कि फलक्रम यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे फलक्रम होना चाहिए, तो इसमें से कौन सा है, कॉमन बैलेंस नहीं होगा, पेयर ऑफ साइसर्स नहीं होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर है। बॉटल ओपनर में देखते हैं, ये मान लो कोई बॉटल है ये इस तरह का,
और इसका ये इसको ओपन करने के लिए कोई एक कुछ भी है, तो यहाँ अपन एफर्ट लगाएंगे और ये फलक्रम होगा, है ना, ये फलक्रम होगा, क्योंकि फलक्रम वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमारे एफर्ट के कारण वो जो एपरेटस है वो मोमेंट गेन कर रहा है या मूव कर रहा है, तो ये पॉइंट फलक्रम होगा, तो ना, तो इसका आंसर होगा बोतल ओपनर, ये बोतल ओपनर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल, ये क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा, ट्राई स्क्वायर, है ना, सिंपल क्वेश्चन, ट्राई स्क्वायर या गुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल, ये क्या है, हथौड़ा है, हथौड़ा लेकिन कौन सा है, इधर एक बॉल है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बॉल पिन हैमर हो जाएगा, बॉल पिन, ये बॉल पिन हैमर। क्रॉस पिन होगा नहीं, क्योंकि क्रॉस पिन में क्या होता है, क्रॉस पिन में ये इस तरह का क्रॉस पिन हैमर होता है ना, और ये इस तरह का क्रॉस पिन होता है, और ये जो धार है ये अगर इस जो हैंडल है इसके 90 डिग्री पर होती है तो वो उसको बोलता है क्रॉस पिन हैमर, है ना। स्ट्रेट पेन में अगर यही ये जो इसकी किनार है, धार है, ये अगर इस हैंडल के सीध में होती है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट पिन। और स्लेज हैमर तो बड़ा होता है ना, स्लेज हैमर या कुछ इस तरह का घन जिसको बोलते हैं, इस तरह का ये होता है स्लेज हैमर, ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल, क्या है, ये प्लायर है, प्लायर है लेकिन कौन सा प्लायर है, ये कॉम्बिनेशन प्लायर है, कौन सा है, कॉम्बिनेशन प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर, क्योंकि देखो यहाँ कटर है, यहाँ इसको स्क्रू खोलने के लिए कुछ है, फिर यहाँ ग्रेस्पिंग के लिए है ना, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन प्लायर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मल्टीपल ऑपरेशंस कंबाइन करके दिए हैं, तो कॉम्बिनेशन प्लायर है। तो ऑप्शन में क्या है देखते हैं, ऑपरेशन में है हॉक बिल्ड शेयर, एविएशन शेयर, कटिंग प्लायर या डबल कटिंग शेयर। अब देखो यहाँ पे सब शेयर दिया है, प्लायर में एक ही ऑप्शन है, हालांकि ये ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन फिर भी अब कुछ अवेलेबल ऑप्शन है नहीं तो यही लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, कटिंग प्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल, उपकरण को पहचाने, ये लकड़ी का है, लकड़ी के हथौड़े को क्या बोलते हैं, हम मेलेट बोलते हैं, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल, उपकरण का नाम पहचाने, पाना है, पाने को क्या बोलते हैं, स्पेनर, लेकिन ये क्या है, ओपन एंड है, तो ये ओपन एंड स्पेनर हो जाएगा, ठीक है ना, हालांकि इसको डबल एंडेड ओपन स्पेनर बोलते हैं, लेकिन दिया है तो ओपन स्पेनर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, विच डायमेंशन करेक्टली मार्क्ड इन द सर्कल एज पर स्टैंडर्ड, सर्कल में कौन सा सही ढंग से चिन्हित है, आयाम, है ना, तो डायमेंशनिंग का तरीका पूछ रहा है, तो ये नहीं होता है, ठीक है ना। अब ये डायमीटर मतलब ये एक इधर से ये पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इसका आंसर होगा, है ना, तो दिस विल बी द आंसर, है ना, बाकी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड ऑफिस एटिक्वेट, ये देखो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से अब क्वेश्चन चालू हो गए, तो निम्न में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है, तो कार्यालय शिष्टाचार में वन शुड लेस फॉर्मली, एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए, वन शुड नॉट बी पंक्चुअल एट वर्क, ये होगा नहीं भाई, समय की पाबंदी तो होना ही चाहिए, वन शुड हैव फैंसी मोबाइल रिंगटोन, इसका कोई लेना देना नहीं है, वन शुड हैव लिटर वंस वर्क प्लेस, अपने व्यक्ति को अपने काम के साथ कूड़ा डालना चाहिए, नहीं होता, ये होता है, ठीक है ना, ये आंसर इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। वन शुड ड्रेस फॉर्मली, एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए, ठीक है ना, काम के अनुरूप हमारी पोशाक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड what is pronounced the same as another word but differ in meaning is called, वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है जिसे कहते हैं, तो वो क्या होगा, होमोफोन, होमोग्राफ, है ना, डिफ्टोंग या सिलेबल, तो ये होगा होमोफोन। होमोफोन वे शब्द होते हैं जिनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो समान होता है लेकिन जो मीनिंग है वो अलग होता है, ठीक है ना, ऐसे शब्दों को बोलते हैं होमोफोन। नेक्स्ट, कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने में मदद कर सकता है, कौन कर सकता है, डेडिकेशन, फियर, एंगर या शाइनेस, शर्म, क्रोध, डर, ये किसी चीज़ को सीखने में सहायक नहीं होते, तो ये तो हो ही नहीं सकते, तो आंसर क्या होगा, निष्ठा, यानी कि डेडिकेशन से आप कोई भी काम सीख सकते हैं, है ना, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इज देयर एनी इंजीनियर हियर, निम्न वाक्य में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए, इज देयर एनी
इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर, मतलब ये क्या है, क्वेश्चन है, तो इसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क वाला जो आंसर है वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज कैपिटल लेटर यूज्ड, बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है, बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, नेम ऑफ द पर्सन्स, नेम ऑफ द प्लेसेस, या ऑल द अबव, ऑल द अबव होगा, है ना। किसी जगह के नाम में भी हम करते हैं, है ना, आदमी के नाम में भी करते हैं, और जो सेंटेंस का जो बिगिनिंग होती है वहाँ भी करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइबिंग वर्ड, कौन सा एक वर्णनात्मक शब्द है, ईट खाना खा लो, रिपेयर गरम, या शोरबा। तो देखो इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब बताना कि किसी चीज़ की किस बारे में इंफॉर्मेशन देना, तो गर्म है ठंडा है ये है, तो इसका आंसर होगा A3 हॉट, डिस्क्राइब कर रहा है किसी चीज़ की स्टेट को, टेम्परेचर को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन समवन सेज थैंक यू वी शुड रिप्लाई एंड से, जब कोई थैंक यू कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए और कहना चाहिए थैंक यू, यू आर वेलकम, बाय बाय, हाउ आर यू, ये आप जानते हैं, हम कोई हमें थैंक यू बोलता है तो हम क्या बोलते हैं, यू आर वेलकम। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ओड वर्ड, इसमें से अलग शब्द कौन सा है, प्लीज़, सॉरी, पेपर, थैंक्स। तो देखो थैंक्स, सॉरी, प्लीज़ ये सब बात करने के तरीके हैं, है ना, तो इसमें से ये ओड कौन सा है, पेपर। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम अ वेल्डर, आई वर्क विद, मैं एक वेल्डर हूँ, मैं के साथ काम करता हूँ, नेल पॉलिश के साथ वेल्डर क्या करेगा, ये नहीं होगा, रोबोटों के साथ क्या करेगा, वेल्डिंग से ही काम पड़ेगा उसका, तो क्या होगा, वेल्डिंग उपकरण, है ना, वेल्डिंग टूल्स। नेक्स्ट, टुडेज वेदर इज गोइंग टू बी, आज का मौसम होने जा रहा है, होपफुल, वार्म, नीला, अर्जेंट। अभी अर्जेंट, नीला, होपफुल, इसका मौसम से कोई लेना देना नहीं है, मौसम का लेना देना है गर्म और ठंडे से, तो वार्म इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड वेन डिनोट्स, शब्द वेन का क्या दर्शाता है, वेन क्या है, वेन मतलब समय, है ना, समय, तो क्या दर्शाएगा ये, टाइम, वेन मतलब कब या जब। ठीक, नेक्स्ट, राहुल इंजॉयज विद हिज पेट डॉग, राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ में मज़ा आता है, तो खेलने में ही मज़ा आएगा, कुत्ते के साथ लिखना धुलना इसका कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा प्लेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैविंग अ क्लियर आइडिया ऑफ अवर पर्सनालिटी इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ, वीकनेस, थॉट्स, बिलीव्स, मोटिवेशन, वैल्यूज इज कॉल्ड, हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने को ताकत, कमजोरियों, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्यों आदि सहित को क्या कहा जाता है, बिलीफ, आत्मजागरूकता, मिथ या धमकी, ये होगा सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है ना, हमें हमारी खुद की स्वयं की जानकारी होना चाहिए, तो वो कहलाएगा सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द एबिलिटीज एंड क्वालिटीज यू हैव अ पर्सन दैट हेल्प्स यू ग्रो वेल इन लाइफ एंड करियर, एक व्यक्ति को अपने पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपके जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं, पर्सनल स्ट्रेंथ, पर्सनल वीकनेस, अपॉर्चुनिटी या धमकी, धमकी, अपॉर्चुनिटी और कमजोरी, ये आगे बढ़ने में कभी सहायक नहीं होते हैं, सहायक क्या होता है, व्यक्तिगत ताकत यानी कि पर्सनल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द क्वालिटीज दैट आर कंसिडर्ड नेगेटिव एंड नीड टू बी वर्कड ऑन, ऐसे गुण जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता होती है, पर्सनल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ तो ऑलरेडी हमारी अच्छाइयाँ होती हैं, उन पर काम करने की जरूरत नहीं, हमें क्या किन पर काम करना चाहिए, हमारी कमजोरियों पर, यानी कि व्यक्तिगत कमजोरियाँ, पर्सनल वीकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल वीकनेस, व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण कौन सा है, कॉन्फिडेंस, ये कमजोरी नहीं है, आलसी होना कमजोरी है, मेहनती भी नहीं है, सक्रिय भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा, बीइंग लेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्स आर ऑफ टू टाइप्स, लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, गोल्स एंड बैड गोल्स, गुड एंड बैड गोल्स नहीं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स, दीर्घकालिक और अल्पकालिक, ये हमारे गोल्स होते हैं कि कोई गोल्स हम जल्दी अचीव कर लेते हैं तो उन्हें शॉर्ट टर्म गोल्स बोलते हैं, जो हमारे लंबे समय की प्लानिंग होती है उसको हम लॉन्ग टर्म गोल्स बोलते हैं, रिच पुअर ये कुछ नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, व्हाट इज स्ट्रेस, तनाव क्या है, फीलिंग ऑफ जॉय, जॉय तनाव में कौन सा जॉय, फीलिंग ऑफ सरप्राइज नहीं होगा, फीलिंग ऑफ डिलाइट नहीं होगा, फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन, निराशा की भावना कोई, तो निराशा की भावना कोई तो हम क्या बोलते हैं, तनाव बोलते हैं, स्ट्रेस, फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट इज कॉल्ड स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज एन साइन ऑफ गुड स्ट्रेस, अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है, इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम परसुइंग योर गोल्स, यह आपको अपने लक्ष्यों का पीछा करने से रोकता है, हो सकता है, यह आपको खुद पर शक करता है ना, इट मेक्स यू डाउट ऑन योर सेल्फ, डज नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म टेंशन,
लॉस ऑफ स्लीप, लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती। मेक यू फिजिकली इल और काज पेन, तो इसका आंसर होगा डज नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म टेंशन, लॉस ऑफ स्लीप। मतलब ये मतलब इस तरह का जो तनाव है वो, अब तनाव तो कभी अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी इसमें बोल रहा है कि अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा। अच्छे तनाव का मतलब गुड स्ट्रेस क्या होती है? गुड स्ट्रेस मतलब ये अच्छी चीज़ है कि भाई हमें लंबे टाइम तक कोई टेंशन नहीं मिल रही है और सोने में नींद की कमी नहीं हो रही है, अच्छे से नींद आ रही है और हम लॉन्ग टर्म टेंशन से फ्री हैं, तो ये क्या होगा? गुड स्ट्रेस होगा, है ना। बैड स्ट्रेस में तो ये सारी चीज़ें होगी, है ना। तो ये इसका आंसर होगा। जिस तरह से अब इसी तरह से इसको समझ सकते हैं ना, बाकी इसका कोई सिग्निफिकेंस मुझे दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्टिविटी दैट स्टॉप्स और रिड्यूस स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेस बस्टर, है ना। जो स्ट्रेस कम करे उनको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बस्टर। ऐसी गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू यू इज नॉट ए स्ट्रेस बस्टर, आपके अनुसार निम्न में से कौन सा एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है? स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, तो ये तो स्ट्रेस बस्टर हो ही नहीं सकता, इससे तो और तनाव बढ़ जाता है। गोइंग टू बेड ऑन टाइम, समय पर बिस्तर पर जाना, संगीत सुनना या बागवानी करना, तो अब इसमें तो देखो कोई संगीत सुनने से तनाव कम कर लेता है ना, कोई बागवानी सुनने से कम कर लेता है, क्या बोले? स्ट्रेस बस्टर नहीं है वाला चाहिए ना, तो नहीं है वाला तो यही हो सकता है ना। ये स्ट्रेस बस्टर नहीं है, ये स्ट्रेस को और बढ़ा देगा, तो दिस विल बी द आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस क्या है? इट इज़ द टेक्निक ऑफ नॉट माइंडिंग एनीथिंग, यह किसी भी चीज़ पर ध्यान न देने की तकनीक है। इट इज़ अबाउट शार्पनिंग योर ब्रेन, यह आपके दिमाग को तेज करने के बारे में है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ फुली प्रेजेंट इन अ मोमेंट, यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। इट इज़ द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब पीपल हु आर फुल इन डाउट्स, यह उन लोगों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जो विचारों से भरे हुए हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। माइंडफुलनेस का मतलब होता है बी इन प्रेजेंट मोमेंट, है ना। आप पूरे माइंड के साथ जो सामने है उस पर फोकस करें, तो ये होगा इट इज़ द एबिलिटी टू बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट स्ट्रेस, तनाव के बारे में सही निम्नलिखित में कौन सी चीज़ें है ना। तनाव के बारे में क्या? स्ट्रेस कैन बी मैनेज, तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है। तनाव को नियंत्रित नहीं किया जाता। स्ट्रेस कैन नॉट बी कंट्रोल, ये तो हो नहीं सकता। स्ट्रेस कैन नॉट बी डिक्रीज, तनाव को कम नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऑल ऑफ द, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्ट्रेस कैन बी मैनेज्ड, भाई तनाव को कम किया जा सकता है, हम तनाव को स्ट्रेस मैनेजमेंट करके तनाव को कम कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्न में से कौन सा वक्तव्य विवरण सत्य है? ओनली एक्सपर्ट्स कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का समाधान केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। द मोर प्रॉब्लम्स यू सॉल्व द बेटर यू विल गेट द प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। वी नीड टू परस्यू अ कोर्स टू इवन सॉल्व अ सिंपल प्रॉब्लम, हमें एक साधारण समस्या को हल करने के लिए भी एक कोर्स करने की आवश्यकता है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का समाधान जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर होगा द मोर प्रॉब्लम यू सॉल्व द बेटर यू विल गेट द प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जितना भाई प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो जितना समस्याओं को हम सुलझाएंगे उतना ही हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेटर होते जाएंगे। तो आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे आप समस्या को सुलझाने में उतने ही बेहतर होंगे। तो ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज शुड बी कंसिडर्ड विथ वाइल मेकिंग डिसीजंस, निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए? योर मूड, आपका मिजाज, द चॉइसेस ऑफ योर फ्रेंड, आपके दोस्तों की पसंद, द रूल्स ऑफ योर कम्युनिटी, आपके समुदाय के नियम, योर पर्सनल प्रायोरिटीज़, आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। तो डिसीजन मेकिंग के टाइम हमें क्या देखना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये देखना चाहिए कि योर पर्सनल प्रायोरिटीज़, कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं जीवन में, उसके अनुसार ही निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वोट, इनमें से स्वोट का पूर्ण रूप क्या है? देखो स्वोट क्या है? SWOT, तो S का मतलब होता है स्ट्रेंथ, है ना, स्ट्रेंथ। W का मतलब होता है वीकनेस, है ना, स्ट्रेंथ वीकनेस। O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज, और थ्रेट का मतलब होता है रुकावट, यानी कि हमारी शक्तियाँ, हमारी कमजोरियाँ। अपॉर्चुनिटी मतलब हम किस तरह से मौक़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं, और थ्रेट का मतलब होता है रास्ते के रोड़े या रास्ते की रुकावटें। तो ये होता है स्वोट का मतलब। तो देखो इसमें देख लो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये वाला आंसर उसका, ये आंसर, ठीक है ना। सो ये था इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर के सेट 3 के क्वेश्चन आंसर का पेपर, जिसको हमने एनालाइज किया। अब
देखते हैं आगे, जैसा भी सेकेंड ईयर की अगर क्वेश्चन सीरीज़ में बना पाता हूँ तो उसको हम देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।